नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर और खास खबर में हम बात करेंगे भारत बंद की। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षित एसटी एससी के आरक्षण में उपवर्गीकरण के खिलाफ भारत बंद एसटी एससी एसोसिएशन की ओर से बुलाया गया। कहीं पे भारत बंद व्यापक दिखा तो कहीं पे मंद दिखा, कुछ मिला जुला असर रहा। आखिर क्यों करना पड़ा एसटी एससी को भारत बंद, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। क्या 2004 का फैसला था और उसके बाद उसे बदला गया? 7 सदस्यीय जो हमारे सीजेआई हैं उनकी अध्यक्षता वाली बेंच ने और क्या निर्देश दिए राज्य सरकारों को, तमाम पहलू आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन बंद और बंद के समर्थकों के बीच विभाजन जो रहा, क्रीमी लेयर को लेकर के ये निर्देश थे और कुछ लोगों ने इस बंद का समर्थन किया तो उसी समाज के कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। हमारे साथ इस वक्त भरत मेघवाल जी हैं जो बंद समर्थक रहे और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल सेन हैं। दीपक डंडोरिया हमारे साथ बंद के खिलाफ एससी के नेता वो जुड़ रहे हैं। भरत, आपके पास मैं आना चाहूँगा। बंद किया आप लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद किया गया। क्यों लगता आपको कि कई मरतबा मैंने सुना है कि साबिया आरक्षण को खत्म करने की एक साजिश है, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा क्यों लग रहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने संविधान के अंदर जो आरक्षण दिया एससी और एसटी को, उस आरक्षण देने की जो मूल भावना थी वो मूल भावना थी अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 15, 16, 17 और 18 ये कहता है कि किसी के भी साथ अनटचेबिलिटी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या भाषा के आधार पर नहीं की जा सकती। और उसी के आधार पर हमको ये आरक्षण मिला। 2004 के अंदर जब स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस गया तो वहाँ के जो 5 बेंचों की जज थी उन्होंने ये कहा कि ये होमोजीनियस ग्रुप है। होमोजीनियस ग्रुप मतलब जिनका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। और 2014 में फिर जैसे ही मोदी की सरकार आती है, मोदी जी की, और एक कमेटी का गठन होता है सुप्रीम कोर्ट में इसको रिकंसिडरेशन करने के लिए, और 2024 के अंदर आकर 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्णय दिया जाता है कि एससी और एसटी के अंदर वर्गीकरण किया जाए। आज हम 21वीं सदी में है योगेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि आज इस 21वीं सदी में भी जो एससी है, एसटी है, उसके अंदर जो वर्गों का वर्गीकरण है वो हो रखा है? आज क्या दलित को दलित के नाम से ना पुकार कर वर्ग के नाम से पुकारा जाता है? क्या आज अगर एक वाल्मीकि समाज का व्यक्ति घोड़ी चढ़ जाता है तो क्या उसको रोका नहीं जाता? क्या आज एक बैरवा समाज, मेघवाल समाज, मोची समाज, धोबी समाज या किसी भी एससी समाज के व्यक्ति के साथ अनटचेबिलिटी का काम नहीं हो रहा? तो आर्थिक आधार पर या क्रीमी लेयर के आधार पर जो वर्गीकरण आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है स्टेटों को करने का, वो असंवैधानिक है। क्योंकि जो आर्टिकल 341 है, वो आर्टिकल 341 भी प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो जो कास्टिज है उन कास्ट को इसके अंदर सम्मिलित कर सकती है। पहली बात तो आपके पास ऐसा कोई आधार नहीं है जिस आधार के ऊपर आप ये बात कह पाए कि ये आज परिपक्व हो गए हैं, ये आज मैच्योर हो गए या आज समाज की उस भावना के अंदर आ गए। आज भी हम देखते हैं किस तरह से ऑनर किलिंग की जाती है। अगर एक दलित समाज का व्यक्ति किसी ऊंची जाति के अंदर शादी कर लेता है तो किस तरह की घटनाएं होती है। आज भी किस तरीके से हमने देखा, राजस्थान में अगर एक व्यक्ति मटके में अपना हाथ लगा देता है, पानी पी लेता है तो शिक्षक द्वारा उसको मारपीट करके बाहर फेंक दिया जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। आज भी हम देखते हैं कि किस तरीके से मूछें रखने के ऊपर लोगों की हत्याएं कर दी जाती है। तो किस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि समाज के अंदर एकरूपता आ चुकी है? तो मुझे ये लगता है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, ये निर्णय बिल्कुल असंवैधानिक है और केंद्र सरकार को इसको वापस लेना चाहिए। और उनकी मंशा ये बताती है केंद्र सरकार की, बार बार माननीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि संविधान के विरोधी। क्यों? क्योंकि बजट जब सत्र चल रहा था संसद का, उस संसद के सत्र में ये चीज को लेकर आ सकते थे। हरियाणा इस चीज को लागू करने के लिए हो चुका है। जब कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं लिखा कि स्टेट्स को पावर ही नहीं है, क्योंकि इक्वलिटी आपको बनानी पड़ेगी। स्टेट के पास जो पावर नहीं, उस पावर को आप कैसे ला सकते हैं? इससे पहले भी हरियाणा और पंजाब के जो हाई कोर्ट थे उन्होंने स्ट्राइक ऑफ किया इस तरह के एक्ट जो पंजाब और हरियाणा पहले लेकर आए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ये मंशा है संविधान को खत्म करने की, जातियों में लोगों को बांटने की, और जो एक एससी एसटी के अंदर एकरूपता बनाई गई है, संविधान की मूल भावना को खत्म करने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। अनिल, आपके पास में आना चाहूंगा। बंद की अगर हम बात करें तो मिला जुला असर रहा। 2018 में 1 अप्रैल को जिस तरह से बंद किया गया था, उसे देखते हुए अभी क्या लगता है आपको कि व्यापारी वर्ग जिसको बंद का एक मूल कड़ी मानी जाती है, अगर बाजार बंद तो माना जाता है सब कुछ बंद, बाजार बंद रहे,
बाजार का बंद होना सहयोग की भूमिका थी, एक डर था? देखिए 1 अप्रैल 2018 की साजिश पर उतना तो बंद नहीं था, लेकिन ये जरूर था कुछ जगहों पर दुकानें खुली तो कुछ व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद भी करे। डर का माहौल भी जरूर था कि बंद में अक्सर लोग देखते हैं कि यार 1000 कमाएंगे 10,000 का नुकसान होगा तो क्यों ना एक दिन का रेस्ट यहाँ पर कर लिया जाए। लेकिन फिर भी राजस्थान सहित अलग अलग स्टेट का देखा जाए, पंजाब हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर एक समान सा बंद का असर लगा। लेकिन बिहार के अंदर जिस तरह से बवाल हुआ है वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही असर देखने को मिला है आरक्षण के इस मुद्दे पर। हालांकि असर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो पाया, इसके लिए कई बार कारणों को अगर गिना जाए तो खुद एससी वर्ग के अंदर ही कुछ फूट का कहा जा सकता है। कई संगठनों ने इससे पहले ही विरोध कर दिया कि वो लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि बेवजह इस तरह का भारत बंद बुलाया गया है, भारत बंद नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन फैसला था उसका लोगों ने समर्थन किया। और यहाँ पर राजनीतिक दलों की एंट्री भी रही। बीजेपी भले ही सामने नहीं आई और इसका विरोध नहीं किया बंद का, लेकिन ये जरूर रहा कि जिस तरह का डिसीजन आया खासतौर से सुप्रीम कोर्ट का, उस फैसले का समर्थन कहीं ना कहीं बीजेपी के आला नेता, यहाँ तक कि जो केंद्र में बैठे हुए उनका समर्थन भी यहाँ पर देखने को मिला। और दबी जुबान या फिर मीडिया के सामने इस तरह के भारत बंद को कहीं ना कहीं नकारते हुए नजर आए। इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन फिर भी बंद को लेकर कई संगठन सड़कों पर उतरे, अपनी बात रखी, सरकार के सामने भी रखी। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फैसला दिया, एक मांग रखी कि इसको सुरक्षित किया जाए, फैसले को बदला जाए और उनको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। भरत, आपके पास में आना चाहूंगा मैं एक बार। आप ही के समाज के जो बंद समर्थक एसटी और एससी के किरोड़ी लाल मीणा, जिसको एक जातीय चेहरा माना जाता है एसटी का, और ये माना जाता है कि वो जाति की बड़ी राजनीति करते हैं, अर्जुन मेघवाल केंद्र में मंत्री, उन्होंने कहा कि समझ से बाहर है कि लोग बंद क्यों बुला रहे हैं। समझ से बाहर तो योगेंद्र जी, किरोड़ी जी अभी आ रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से पिछले कार्यकाल जो रहा विपक्ष का, उसमें किरोड़ी लाल मीणा जी ने धरने दिए, प्रदर्शन किए, सरकार को जो जो काम करने चाहिए थे उस काम के लिए भी उन्होंने सजग किया। लेकिन क्या होता है, जैसी सरकार आती है उनकी सबसे पहले अवहेलना शुरू की जाती है। हमने देखा कि किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का एक बयान दिया मदन राठौड़ जी के जो एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में तो उन्होंने सतीश पूनिया जी का नाम लिया, उन्होंने सीपी जोशी का नाम लिया, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जी का नाम नहीं लिया। हमने देखा कि किस तरीके से एक हेलीकॉप्टर मांगा जाता है, अधिकारियों को हेलीकॉप्टर मिल जाता है, लेकिन माननीय जो किरोड़ी लाल मीणा जी है उनको हेलीकॉप्टर नहीं मिलता। और जो लोग थे जिनकी मृत्यु हो गई थी बारिश के अंदर, वहां पर चेक पहले ही अधिकारी दे देते हैं आपदा मंत्री के जाने से पहले। तो किस तरीके से उनकी अवहेलना भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है आदिवासी समाज की, वो हमने देखा। अर्जुन राम मेघवाल, क्या लगता है कि वो एसटी समाज से इस वजह से उनकी अवहेलना की जा रही है? निश्चित तौर पर देखिए, जाति विशेष का तो आता ही है। जब हमारी सरकार थी हमने 5 कैबिनेट मंत्री दिए। आज क्या हो रहा है, किस तरीके से काम किया जा रहा है राजस्थान के अंदर, दलितों के ऊपर कितना अत्याचार बढ़ गया। उदयपुर के अंदर मेघवाल समाज के पुत्र की और पिता की तलवार से गला काट कर हत्या कर दी जाती है। 1 घंटे तक पुलिस नहीं पहुंचती। कहां गया था प्रशासन? कितने हुड़दंग हुए, किस तरह की घटनाएं हुई, कहां गए वो सामाजिक संगठन? वहीं अभी एक घटना घटित होती है और उस घटना के अंदर देखा आपने प्रशासन वगैरह सब किस तरीके से हो जाता है। जयपुर में हमने देखा शास्त्री नगर के अंदर एक 2 समुदाय के अंदर जब किस तरह से झगड़ा होता है, सारे के सारे वहां पर विधायक पहुंच जाते हैं, प्रशासन से खुद लड़ने लग जाते हैं, अपने हिसाब से घोषणाएं करने लग जाते हैं। लेकिन यही बात जब दलितों के ऊपर आती है तब कहां चले जाते हैं? तब क्यों नहीं इनको याद आती? आज भी 21 सदी के अंदर, मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर पेपर की हेडलाइन आती है तो वो आती है दलित के साथ अत्याचार, वर्ग के साथ अत्याचार की बात नहीं आती। और आप क्या, अभी हमने कई बार लोगों से भी ये सुना कि साहब कुछ लोग राजनेता बन गए, कुछ लोग प्रशासनिक अधिकारी बन गए, कुछ लोग और भी कई पदों पर आ गए जो आर्थिक रूप से संपन्न है। लेकिन वो कितने लोग हैं? वो बहुत चुनिंदा लोग हैं, बहुत ही कम ऐसे परसेंटेज वाले लोग हैं। आज भी कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि किस तरीके से जाति के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। अंतरजातीय विवाह हमारी सरकार लेकर आई ताकि एक सामंजस्य समरसता बनी रहे, लेकिन नहीं हुआ। आपने कहा केंद्र सरकार, देखिए रामविलास पासवान जी ने भी इस चीज का समर्थन किया।
उन्होंने कहा कि हम मानते हैं अनुसूचित जाति जनजाति के अंदर जो वर्गीकरण है वो गलत है, लेकिन एनडीए की सरकार अभी क्या कर रही है? एनडीए सरकार का कोई बयान आया? किसी भी मंत्री का बयान आया समर्थन में? किसी का बयान नहीं आया, सब अलग अलग राह पलाप रहे। तो ये जो सरकार है, जो संविधान विरोधी सरकार है, ये तो ये 250 सीटों पे रह गई। अगर ये 250 सीटों से आती तो ये संविधान को कहीं ना कहीं खत्म करने का पूरा प्लान बना चुकी थी। और संविधान की जो मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप कांग्रेस के नेता भी हैं और राजस्थान के स्पोक्स पर्सन हैं, आप बंद के समर्थक भी रहे। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि विपक्ष गुमराह करके लोगों को आंदोलन में धकेल रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, विपक्ष ने, माननीय राहुल गांधी जी ने समय समय पर इस बात को रखा। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि संविधान को ये खिलाफत कर रहे हैं। संविधान को बायलैटरल, आपने देखा किस तरीके से बायलैटरल में ये आईएएस की डायरेक्ट भर्ती कर रहे थे। जब विरोध हुआ, विरोध होने के बाद इनको पीछे हटना पड़ा। ब्रॉडकास्टिंग जो बिल था, ब्रॉडकास्टिंग बिल के लिए इनको पीछे हटना पड़ा। संविधान विरोधी कितनी राजस्थान में जो सांसद प्रत्याशी रहे उन्होंने वो बातें करी, और ये सब चीजें जग जाहिर हुई हैं इनके क्रियाकलापों से। और तब जाके जनता ने माना है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, हर एक जगह। उन्नाव की बेटी में, हाथरस में जब बेटी के साथ अत्याचार होता है तब किसी को सुध नहीं ली जाती। राजस्थान में दलितों के साथ जब अत्याचार होता है तब किसी को सुध नहीं ली जाती। और उपवर्गीकरण किस आधार पर किया जा रहा है? ये तो अनटचेबिलिटी का मामला है। मैं फिर वही बात कहूंगा कि क्या किसी वर्ग को अनटचेबिलिटी इस आधार पर रोकी जा सकती है? जो लोग बंद कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? जो लोग बंद का विरोध कर रहे हैं, आप ही के समाज के लोग, आप ही के वर्ग के लोग, उनके लिए? देखिए, ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सबको समझने का अधिकार है। 2004 में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने इस पर निर्णय दिया था, उन्होंने कहा था ये होमोजीनियस ग्रुप है। और जो जज थे उन्होंने ये कहा था कि स्टेट के पास पावर नहीं है कि वो इसमें इंटरफेयर करे, इसमें डिस्टर्बेंस करे, सब क्लासिफिकेशन करे। बाबा साहब ने जो सोचा था, उनकी सोच, उनका सिद्धांत ये था कि जो अनटचेबिलिटी इन ग्रुपों के साथ की जा रही है, जिसमें जितनी भी जातियां आ रही है, चाहे वो बैरवा हो, चाहे वो माली हो, चाहे वो धोबी हो, मोची हो, वाल्मीकि हो, मेघवाल हो, बलाई हो, जाटव हो, जितने भी लोग हैं, वो अनटचेबिलिटी पुराने वर्षों से चलती आ रही है, उसके आधार पर है। 15% जो आरक्षण है वो सबके लिए है। मैं वापस आ रहा हूं के पास में। मैं दीपक डंडोरिया जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आप ही के वर्ग से आते हैं। उन्होंने बंद का विरोध किया और देशव्यापी वाल्मीकि समाज ने तय किया कि बंद का समर्थन नहीं करेंगे। दीपक जी, क्या रही वजह कि आपके समाज के कुछ लोग बंद कर रहे हैं और आप लोगों ने ताल ठोक के कहा कि बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, और बंद जो है ये हित में नहीं है? क्यों नहीं लगा आपको हित में? मैं यहाँ पर युगेंद्र जी आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये बंद हित और अहित की तो बात ही नहीं है। बंद को मैंने और हमारे समाज ने असंवैधानिक बताया है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई एक चलता फिरता कोई रास्ते का कोई संगठन नहीं है, वो हमारे देश की सम्माननीय सर्वोच्च अदालत है। जो उनके 7 जजों की बेंच ने ये फैसला दिया 6-1 के कॉलेजियम से, तो उस फैसले में बड़े हास्यास्पद और दुखद बात है कि हमने जब SC ST के हमारे संगठनों से बात की कि ये बंद बुलाया किसने है, तो आपने भी सुना होगा कि उन्होंने ये कहा कि साहब एक पंपलेट आया और 2 अप्रैल की तरफ बंद का ऐलान हो गया। तो मैंने उनको ये कहा, जब उन्होंने कहा कि आप बंद का समर्थन कर दीजिए, क्योंकि हमारा जो वाल्मीकि समाज और वंचित समाज है, भील समाज है, नायक समाज है, धोबी समाज है, सभी लोगों ने ये तय किया कि हमें किसी भी प्रकार का इसका विरोध में नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जब बंद की बात हमने इनसे की तो इन्होंने कहा कि ये एक ऐसा पंपलेट आ चुका है। तो मैंने कहा कि पंपलेट अगर आ चुका है तो हम बैठकर, अगर आप कह रहे हैं कि आप समर्थन करिए, तो मैंने हमारे सम्माननीय पदाधिकारी गणों से, समाज के लोगों से, SC ST के लोगों से ये कहा कि हम एक ज्वाइंट PC कर लेते हैं, और क्यों ना ये जो वैमनस्यता फैलाने वाला और अलगाव वाली जो स्थिति समाज में पैदा हो रही है, हम इस बंद को यहाँ राजस्थान से शुरुआत करते हैं कि हम बंद में किसी तरह का कोई बंद नहीं रखेंगे। अगर हमें कोई बात करनी है तो सामाजिक तौर पर करेंगे और संवैधानिक प्रक्रिया अपनाते हुए, नीतिगत कानून संवत प्रक्रिया अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। अगर मान लो EWS जब लागू हुआ, EWS लागू हुआ और जो लोग उस EWS का फायदा जिन लोगों को नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने तो भारत बंद का ऐलान नहीं किया। और यहां पर जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है, आरक्षण के साथ छेड़खानी तो कोई कर ही नहीं सकता। सबसे पहले वाल्मीकि समाज और वंचित समाज,
के लिए लड़ने और मरने को तैयार रहेगा। आरक्षण से छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसमें एक चीज हम ये कर सकते हैं, और एक चीज मैंने सभी संगठनों से, केंद्र सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से आह्वान किया है, निवेदन किया है कि आप इसमें ऐसा करिए ना, एससी का आरक्षण ही बढ़ा दीजिए। और जो लोग वंचित लोग हैं, जो कैटेगराइजेशन, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, जो उन्होंने ओपिनियन दी है, तो उसको आप तुरंत प्रभाव से लागू करिए। क्योंकि आज भी हमारे समाजों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने सर पर मैला ढोते हैं। और ये जो आरक्षण है, ये जो बाबा साहब ने आरक्षण की कल्पना की थी, संविधान बनाया था, तो बाबा साहब का सपना था कि संविधान के अनुसार नीतिगत उन लोगों को जो पीछे रह गए हैं, उनको हम कैसे इस समाज की मुख्य धारा से जोड़े। ये आरक्षण का मूल था। और जो मूल रूप से मूल संवैधानिक आरक्षण का हक रखने वाली जातियां थी, आज भी वो उससे अछूती है। ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे ही समाज के एक बहुत बड़े नेता जो बीजेपी को ताल्लुक रखते हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक संघर्ष में बिता दिया, उन्होंने ये बयान दिया कि भाई मैं डॉक्टर बन गया, मैं मंत्री बन गया, मेरा भाई आरएएस बन गया, तो क्यों ना हम इस आरक्षण व्यवस्था को छोड़ दें, बड़ा दिल दिखाते हुए। और मेरा जो पड़ोसी है वो आज भी पहाड़ खोद रहा है, और वो आज भी, उनके ऐसा वीडियो है, ऑडियो है, उन्होंने हमने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था से किसको फायदा होगा? उस गरीब वंचित आदमी को फायदा होगा। अगर मैं कैपेबल हो गया हूं तो मुझे स्वतः ही आरक्षण छोड़ देना चाहिए। और ऐसा कुछ ही आरक्षण छोड़ना और लागू करना, ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो एससी और एसटी के जो वंचित है, जो अभी विकसित नहीं हो पाए हैं, जो समाज की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए हैं, उन लोगों को हमको समाज की मुख्यधारा से जोड़ना होगा। तो आप उनको आरक्षण का ज्यादा लाभ देना होगा, क्योंकि वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर रूप से आज भी पिछड़े हुए हैं। भले ही हम 80वें साल में प्रवेश कर रहे हो आजादी के, भले ही हम 80 साल पहले उन लोगों के लिए ये व्यवस्था बनी थी, क्योंकि जो लोग सर पे मैला ढोते थे, आप आज भी जयपुर शहर में बैठ के 21वीं सदी में हम बात कर रहे हैं, आप 10-15 किलोमीटर के दायरे में ही देख लीजिए, या हो सकता है जयपुर शहर में भी ऐसी जगह हैं जहां आज भी सर पर मैला ढोया जा रहा है। लेकिन फिर भी सरकारें, प्रशासन और ये समाज उन चीजों को दबा देता है, और हम देखकर भी उसको अनदेखा कर रहे हैं। तो ये व्यथा थी, इसलिए हमने किसी का विरोध नहीं किया, हमने किसी को ये नहीं कहा कि समाज में, हमारा समाज बटे या हमारे समाज में अलगाव। अब ये तो उन लोगों को तय करना चाहिए जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जिनको इसमें राजनीति की बू आ रही है, जो चुनाव देख रहे हैं, मैनेजमेंट देख रहे हैं। दीपक, आपको क्या लगता है कि बंद जो था राजनीति प्रेरित था? बिल्कुल, ये उन्हीं लोगों की तरफ से था जो लोग, जैसा किरोड़ी लाल जी ने कहा, हमारे सामाजिक नेता, बहुत बड़े नेता है, उन्होंने कहा कि उनको तकलीफ सिर्फ नेताओं को, और जो अफसर है जो आज बहुत बड़े बन चुके हैं, उनके बच्चों का क्या होगा, उनको अचानक से चिंता सता गई, जबकि ऐसा है भी नहीं जी। ऐसी आपको चिंता लगता है कि समाज में ही स्वतः ही जो लोग आरक्षण का लाभ ले चुके, वो खुद ही बड़ा दिल दिखा करके छोड़ना शुरू करें? बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए। जो वंचित है उस तबके को उसका लाभ मिलना चाहिए, और जो सक्षम हो चुका है, जो पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है, ये उसका दायित्व है कि वो उसको छोड़े। या फिर जो ये लोग कह रहे हैं कि एससी एसटी के हम सब लोग समान है, ये है, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं बड़े आदरपूर्वक कि साहब, आप सभी लोग आईएएस रह लिए, आईपीएस रह लिए, बड़े बड़े अधिकारी रह लिए, अब आपके बच्चे भी बनेंगे तो आप एफिडेविट देना शुरू कीजिए कि मैं इस आरक्षण व्यवस्था को नहीं लूंगा, मैं मेरा पड़ोसी जो भाई है उसको आगे लाऊंगा। बिल्कुल। मैं भरत, एक सुझाव है ये, समाज के लोग कहते हैं कि पहला तो अभी दीपक ने कहा कि राजनीति से प्रेरित था जो बंद था, जिन लोगों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है, खासकर अपना वजूद खोता, मतलब दिख रहा है उनको कि जा रहा है हाथ से, उन लोगों की चिंता थी, ये समाज का हित नहीं था इसमें। देखिए, आरक्षण जो मिला है, आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि आपको आरक्षण मिला तो आपको सीधे पोस्टिंग हो जाएगी, चाहे जॉब हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे राजनीति हो, या चाहे फैसिलिटी हो।
अगर आप पढ़ने जाएंगे तो वहाँ भी आपको कंपटीशन करना पड़ेगा, अच्छा पढ़ेंगे तब आपके आरक्षण का आप लाभ ले पाएंगे, चाहे वो LLB कर लीजिए, BCom कर लीजिए, कोई भी काम कर लीजिए। इसी तरह से गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती है, उस गवर्नमेंट वैकेंसी में भी आपके लिए अलग से एक लिया हुआ है 15%, उस 15% में आपको वो आपका हक है जो आपको मिलेगा। रही बात दूसरी, देखिए मैं इस बात से जरूर सहमत हूं कि जो 15% SC का आरक्षण है उसको बढ़ाया जा सकता है। अगर सरकार को ये लगता है, स्टेट्स को ये लगता है कि भाई ये जो लोग हैं ये लोग आज भी आरक्षण का जो मूल रूप से उसका मतलब था वो आज तक नहीं ले पाए हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो उसको वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपके पास डेटा क्या है, आप आधार क्या बनाएंगे, कौन से ग्राउंड के ऊपर आप ये मानेंगे कि ये जो समाज है ये समाज आज भी पिछड़ा हुआ समाज है, समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाया है। और दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो जजमेंट ऐसा नहीं है कि सर्वमान्य हो गया, अब उसको पलटा नहीं जा सकता। 2004 में 5 जो जजों की बेंच थी, उस बेंच ने कहा था, मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि होमोजीनियस ग्रुप है, इसका वर्गीकरण नहीं हो सकता। और जो संविधान की मूल भावना है, ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, क्योंकि फिर मैं बार बार कहूंगा अनटचेबिलिटी। आज भी लोग जो दलित समाज है उनके हाथ का पानी पीना पसंद नहीं करते हैं। तो सब कैटेगराइजेशन किस आधार पर करेंगे, सामाजिक या आर्थिक के आधार पर? हमारे समाज के लोगों को बड़प्पन दिखाना चाहिए, जो आरक्षण का लाभ ले चुके वो बड़ा दिल दिखाएं और अब आरक्षण की व्यवस्था। देखिए ऐसे लोग कितने परसेंट है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कितने परसेंट लोग हैं? 1%, 2% लोग हैं। अगर कोई राजनीतिक में है तो राजनीति वाला आरक्षण राजनीति के आधार पर लेगा कि वो SC के जाकर वहां पे चुनाव लड़ेगा, लेकिन चुनाव भी वो तभी लड़ पाएगा ना जब उसकी वहां पर पैठ होगी। सिर्फ वो आरक्षण में जितने भी लोग हैं, अगर SC कैटेगरी के अंदर आपको आरक्षण राजनीति में मिल रहा है तो SC कैटेगरी में तो सब आ गए ना, मेघवाल भी आ गए, बैरवा भी आ गए, वाल्मीकि भी आ गए, नायक भी आ गए, सब लोग आ गए ना, खटीक भी आ गए। तो जिसको कंपटीशन ज्यादा हो पाएगा वो उसको कर पाएगा। लेकिन जब हम वर्गीकरण कर देंगे तो हम आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। केंद्र सरकार को मैं इस बात से अभी भी पूर्णतः सहमत हूं कि इस आरक्षण के दायरे को बढ़ाना चाहिए। अगर उनको लगता है कि भाई 15% से 1%, 2%, 4%, 6% अधिक करके उन लोगों को अलग से दिया जाना चाहिए तो वो हो सकता है, और इससे जो एक सामंजस्य हट रहा है वो सामंजस्य भी दूर हो सकता है। लेकिन केंद्र सरकार की मंशा क्या है कि SC ST के अंदर एक मतभेद पैदा किया जाए, लोगों को आपस में लड़ाया जाए। जब ये लोग आपस में लड़ेंगे तो हम खत्म कर देंगे आरक्षण। आपको लगता है कि जो विरोध कर रहे हैं तो इससे केंद्र सरकार मकसद में कामयाब हो रही है? निश्चित तौर पर किरोड़ी लाल मीणा जी को तो खुद को बेचारों को पिछले 6 महीने से ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैंने आपको कहा ना, उनको तो हेलीकॉप्टर तक नहीं मिल पाता और अधिकारियों को मिल जाता, तो उनकी दुर्दशा तो वो खुद जानते हैं। दीपक, आपके पास में आना चाहूंगा। जो मकसद केंद्र सरकार का था, ये आरोप है भारत का कि उसमें सफल होते दिखाई दे रहे हैं, और हमारे ही साथी एक विभाजन की ओर जा रहे हैं कि SC वर्ग ST वर्ग में एक जो मतभेद या डिफरेंस है जो वो सामने आ रहे हैं। कोई भी सरकार हो, अगर वो आरक्षण के खिलाफ है तो हम उस सरकार के खिलाफ है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। और साथ ही आरक्षण में वर्गीकरण का जो फैसला है, हमारे ही लोगों ने रिट लगाई, पंजाब में उन लोगों को मिला हुआ था, और फिर उसके बाद में ये फैसला अगर आया है आज, तो इस पर जो सब लोग इतनी तनावपूर्ण, अलगावपूर्ण जो स्थितियां पैदा कर रहे हैं, मेरा तो उन सभी से यही सुझाव रहा है, वो हमारे ही समाज के लोग हैं, मैंने उन सभी को यह सुझाव दिया है कि हम बैठकर बात कर सकते हैं। और वास्तविकता में अगर आप SC ST के हितैषी हो तो आप SC ST के अंदर जो जातियां आज पिछड़ी हुई है उनको हम कैसे आरक्षण का लाभ ज्यादा से ज्यादा दिलाएं और कैसे उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़े, इस पर हमने काम क्यों नहीं किया। और अगर आरक्षण ये जो फैसला है ये तुरंत प्रभाव से अगर लागू नहीं हुआ है तो फिर भारत बंद की जरूरत क्या पड़ गई थी। और अलगाव की स्थिति, जो वंचित लोग हैं, वाल्मीकि समाज है, भील समाज है, नायक है, धोबी है, जितनी भी जातियां हैं वंचित, बहुत सारी जातियां हैं, लगभग 30 के आसपास जातियां, तो वो क्या, उन जातियों ने क्या कुछ स्पेशल किया? कुछ नहीं किया। राजस्थान का ही मैं आपको उदाहरण देता हूं, 0.2%, 1% ऐसी जातियां हैं 5 जिनको OBC के अंदर से MBC बनाकर 5% आरक्षण दिया गया कि नहीं दिया गया? जब दिया जा सकता है तो हम लोगों को मिलकर काम, या तो हमारे SC का आरक्षण बढ़ा दो। अगर आप ये कह रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं, तो कौन लड़ रहा है और क्यों लड़ा रहे हैं? क्यों हमारे सामाजिक संगठन एक जगह बैठकर हम लोगों ने बात नहीं की? क्यों नहीं की? हमारे जितने भी आज ये संगठन बुला रहे हैं, जिनने हमसे बात की, तो हमने उनको एक ही निवेदन किया कि हम ज्वाइंट PC करके राजस्थान में बंद को खत्म कर देते हैं ना, अलगाव की स्थिति पैदा ही क्यों?
मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हमारी बात में आपको यह लगता है कि यह सॉल्यूशन ठीक था तो यह किया जा सकता था, लेकिन मैंने आपको बताया यह राजनीति से प्रेरित था। अब इसका सूत्रधार कौन है, और बड़ी मतलब आप देखिए कानून का किस तरह से, एक तरफ तो हम संविधान का ढोंग रचते हैं, एक तरफ हम लोकतंत्र में विश्वास की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है उसकी अवमानना कर रहे हैं, असंवैधानिक काम कर रहे हैं। जितने भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो असंवैधानिक तरीके से कर रहे हैं जी। तो फिर ऐसे तो कल हम इसका बंद बुला देंगे, कल 4 दिन बाद जो वंचित जातियां हैं वो बंद बुला देगी, तो आपस में अलगाव की स्थिति पैदा होगी ना। जी चलिए, समय कम है, अनिल आपके पास में आना चाहूंगा। अब लगता है कि आपको कि देखिए नरेंद्र मोदी से जब सांसद मिले थे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि किसी भी तरह का उपवर्गीकरण नहीं किया जाएगा, तो ये तो सरकार की ओर से आश्वस्त किया जा सकता है। क्या इसमें राजनीतिक बू आ रही है, या फिर एक तबका जो वास्तव में वंचित है अब उसकी मांग उठना शुरू हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल केंद्रीय कैबिनेट की ओर से 9 अगस्त को जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि संविधान में एससी और एसटी के आरक्षण में जो क्रिमिलेयर है उसका कोई भी प्रावधान नहीं है, यानी केंद्र सरकार की ओर से अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। लेकिन फिर भी आज कोई भी मुद्दा उठा के देख लिया जाए, आरक्षण को कई इश्यूज़ में हमने देखा, पहले चाहे स्वर्ण आरक्षण दिया गया 10% या फिर लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आरक्षण का मुद्दा छाया रहा, संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ तमाम जो इश्यूज रहे, राजनीति से प्रेरित आजकल सब कुछ। आजकल बलात्कार की छोटी सी घटना या बड़ी घटना होती है उसको भी राजनीति तूल दिया जाता है। अलग अलग स्टेट के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से बवाल वहाँ पर होते हैं, अलग अलग पार्टियों के नेताओं के बयान किस तरह से आते हैं। तो राजनीति आजकल हर गेम में घुसी हुई है, बयानों में आई हुई है और हर मुद्दे में भी कहीं ना कहीं छाई हुई है। लेकिन फिर भी आरक्षण के इस मुद्दे के ऊपर गहनता से विचार जरूर करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहाँ अच्छाई है और कहाँ कमी है, किस तरह से दुरुस्त किया जा सकता है। एससी वर्ग को और एसटी वर्ग को इसमें आंदोलन जरूर किया गया, चेताया भी गया, आंदोलन की जरूरत भी होती है, कई बार सड़कों पर उतरना भी पड़ता है, चेताना भी पड़ता है। लेकिन फिर भी मंच पर आकर एक मंच पर आकर अगर तमाम जो वर्ग हैं इनके वो एक साथ एक सुर में एक सुलह की कहीं ना कहीं बात रखेंगे तो ये कहा जा सकता है कि ना तो इनमें फूट पड़ेगी, ना राजनीतिक जो लोग लाभ लेना चाहते हैं वो लाभ नहीं ले पाएंगे। चलिए, खैर पहला बंदा है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद में, अभी इसका कई तरह से ऑपरेशन होगा। जो वंचित में वंचित वर्ग है उनका एक तबका इस मांग को उठाने लगा है, और जैसे दीपक ने अभी संकेत भी दिए कि कल को हम लोग भी जो वंचित में वंचित वर्ग है वो भी मिलकर के भारत बंद कर सकते हैं, तो इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। मैंने और भी कहीं सुना है कि कुछ लोग अब इस बात को लेकर के हैं कि जो निर्देश हैं उसे अक्सर से सरकार को दबाव डालने के लिए, लागू कराने के लिए अब इस तरह की काम किए जा सकते हैं, उनका बंद कॉल किया जा सकता है, या एक डेलीगेशन सरकार के स्तर पर मिल सकता है कि हमें उपवर्गीकरण चाहिए। खैर आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें होंगी, और लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बंद में राजनीतिक बूंद नहीं थी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।